तो चलिए शुरू करते हैं वॉल्यूम 2 के एपीआई को, एपीआई डेवलपमेंट। तो रेस्ट एपीआई पे हम काम करने जा रहे हैं। जस्ट एक सेकेंड आप दीजिएगा मुझे। ओके श्योर। ओके तो हम ओके वाई इट इज़ गेटिंग मिनिमाइज्ड, आई एम नॉट गेटिंग इट, फ्लोट ऑन टॉप। ओके नाउ इट विल नॉट बी मिनिमाइज्ड। ओके तो हम रेस्ट एपीआई पे काम करने जा रहे हैं, रेस्ट एपीआई का डेवलपमेंट करेंगे। बेसिकली मैंने सोचा था कि मैं चैट जीपीटी के साथ अलग ट्यूटोरियल बताऊंगा, जिसमें मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको बताता चलूँ कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन अभी मुझे ये ठीक लगता है कि मैं चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन अपने डेवलपमेंट में, ये जो एपीआई के या पूरे प्रोजेक्ट में करते हुए चलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे आपको ये समझ में आता रहेगा कि जो अभी अवेलेबल टूल हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वो हेल्प करेगा हमें। ठीक है, तो हम चालू करते हैं रेस्ट एपीआई। थोड़ी बहुत बोरिंग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले चैट जीपीटी के ही हेल्प से कि रेस्ट एपीआई होता क्या है। रेस्ट एपीआई डिफ़ाइन करने के लिए अगर हम इसको बोल दें तो हमको डिफ़ाइन करके दे देगा कि रेस्ट एपीआई है क्या। काफ़ी बोरिंग सा थियरी है, टेंशन मत लीजिए, मैं इसको सिंपल कर दूंगा। सिंपली ये है कि रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ये फुल फॉर्म हो गया। आते हैं स्टेटलेस। स्टेटलेस मतलब क्या है ये समझ लीजिए। स्टेटलेस मतलब ये होता है कि जैसे मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा, वो रिक्वेस्ट पूरी जानकारी के साथ होना चाहिए जिसके पास मैंने भेजा, क्योंकि वो उसको लेगा, उसके बेसिस पे हमें रिस्पांस दे देगा, और रिस्पांस देने के बाद वो भूल जाएगा कि उसने कभी मुझसे बात भी की थी। दोबारा अगर मैं फिर उसको रिक्वेस्ट भेजूंगा तो उसको ये नहीं बोलूँगा कि अरे 2 दिन पहले मैंने एक बार रिक्वेस्ट किया था, याद करने की कोशिश करो, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तो ये बोलता है स्टेटलेसनेस, मतलब कि मेंटेन करके नहीं रखेगा कि आप कौन थे। जब आप आ रहे हो पूरी जानकारी दो, जो चाहिए उसके पास अवेलेबल रहेगा तो देगा, देने के बाद आप कौन मैं कौन कोई रिश्ता नहीं। तो ये चलता है सर्वर क्लाइंट के बीच में। तो सर्वर क्लाइंट क्या है पहले वो समझ लेते हैं, एक इमेज समझ लेते हैं। इमेज तो काफ़ी बार आप लोग ने भी देखा होगा। इसमें कैसा होता है, बैक एंड होता है, फिर फ्रंट एंड होता है, ये दोनों आपस में बात करते हैं ईपीआई के थ्रू। तो हम रेस्ट एपीआई बनाने जा रहे हैं, तो मतलब ये हो गया रेस्ट एपीआई टाइप की चीज़ें। बैक एंड मतलब हमारा कोड जो चीज़ों को बनाएगा। ठीक है, अब कैसा होता है कि कोई कस्टमर आया, जैसे कोई इसी एग्जाम्पल को लेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे कोई बंदा आया, उसको कुछ आइटम ऑर्डर करना था या कुछ लेना था। ठीक है, अभी आया, उसने बोला कि भाई मुझे कॉफ़ी वॉफ़ी दे दो। तो उसने बोला होगा वेटर को, वेटर गया होगा अंदर से कॉफ़ी ले आके दे दिया होगा। तो यहाँ पे वेटर क्या है, ईपीआई है। अभी क्या है, कल को वो बंदा फिर से आया और बोले कल जो मैंने मांगा था वही ऑर्डर तुम मुझे दोबारा ला के दे दो। तो एपीआई बोलेगी कि ना भाई हमारे बस का नहीं है, आप मुझे दोबारा बताओ कि आपको क्या चाहिए, मैं वो ला के दे दूंगा। लेकिन अब आप ऐसे बोलोगे कि कल वाला याद करके रखो, तो हम वो नहीं कहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टेटलेसनेस, मतलब कि मेंटेन करके नहीं रखेगा कि क्या हुआ था। आप जितने बार आओगे पूरा डिटेल दोगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल है जिसमें आपको दिख रहा होगा बैकएंड टाइप का, मतलब हमारा काम यही वाला है। हम ये बावर्ची वाला काम करते हैं अपने कोडिंग लैंग्वेज में, मैं समझूँ तो और समझाऊँ तो, जिसमें हमारा काम होता है सब कुछ बनाना। हम बना के एपीआई एक्सपोज करते हैं। फ्रंट एंड का काम होता है इस एपीआई के थ्रू बैकएंड से चीज़ें मंगाना, लेना देना। ये एपीआई भी हमारा ही काम है बनाना। मतलब हमने कोड बनाया, हर कोड को मतलब कोड बनाया, मतलब मान के चलो 10 फंक्शन बना लिए, 10 फंक्शन का कुछ नाम दे दिया और बोल दिया कि हर नाम के साथ मैंने एक एपीआई अटैच कर दी, मतलब बोल दिया कि इसको इस नाम से आप बुला सकते हो। ठीक है, तो वो हो गया अपना एपीआई। हमने एपीआई भी बना दी। अब फ्रंट एंड का क्या काम है, उस एपीआई को कॉल करेगा तो उसको डेटा मिल जाएगा। अब रेस्ट एपीआई है तो फ्रंट एंड को हर बार पूरा डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ऐसे समझ लेते हैं। इसके इंस्पेक्ट में आ जाते हैं, नेटवर्क में आ गए, इसको रिफ्रेश कर लिए। ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं 200 ये सब चीज़ें, ये 200, तो ये एक एपीआई है, एंड पॉइंट है। ठीक है, ये एक एंड पॉइंट है जिसको क्रोम ने कॉल किया बेसिकली इस पेज को लोड करने के लिए। तो ये फ्रंट एंड है, जो हमें दिख रहा है ये फ्रंट एंड है। ठीक है, इस एपीआई को कॉल किया गया होगा तो ये फ्रंट एंड का डेटा आया होगा। ठीक है,
तो ये एपीआई हमारा भी काम है ऐसी ही एपीआई बनाना जो कि क्या करेगा, रिक्वेस्ट लेगा, रिस्पॉन्स देगा। अगर मैं पेलोड देखूं, पेलोड मतलब क्या हो गया कि हम ब्राउज़र ने क्या भेजा सर्वर के पास, रिस्पॉन्स मतलब सर्वर ने वापस से क्या भेजा यूज़र के पास, ठीक है। तो ये हो गया, इतना सारा रिस्पॉन्स भेज दिया उसने कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा टोकन वोकन सब कुछ ये सब भर के दे दिया होगा, वो सब बाद में समझेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कोडिंग कॉन्सेप्ट मेरा मेल आईडी वाईडी दिखा दिया, तो ये बोल दिया होगा कि भाई ये बंदा है, ये रिक्वेस्ट जो मार रहा है इसको, अगर ये रेस्ट एपीआई बनाए होंगे, इम्प्लीमेंट किए होंगे तो वो पूरा डिटेल या भेज रहा है। तो हेडर्स हो गए मतलब सिक्योरिटी विक्योरिटी की चीज़ें, तो वो भी बाद में समझेंगे। तो समझने वाली दो चीज़ें हो गई, एक तो ये एपीआई हमारा काम है, ये एपीआई बनाना, हम एक्सपोज करते हैं एपीआई, यूज़र उसको कंज्यूम करता है या फ्रंट एंड उसको कंज्यूम करता है, कंज्यूम करना मतलब इस्तेमाल करता है, और फिर वो इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब वो उसको कॉल करेगा, हम उसको रिस्पॉन्स देंगे बेस्ड ऑन उसने क्या हमें इनपुट दिया है, ठीक है। ये हो गया रेस्ट एपीआई की कहानी। और यहाँ पे भी देखें तो ऐसा ही होता है कि इनको बताया जाता है कि भाई मुझे ये सामान ला के दो, तो ये अंदर जाते हैं वो सामान ला के देते हैं। कभी कभार ये नहीं ला के देते हैं क्योंकि वो सामान अंदर नहीं होता, तो हमारा सर्वर भी कभी कभार एरर दे देता है कि भाई नॉट फाउंड बता दिया, उसका मतलब वही हो गया कि भाई कुछ ऑर्डर किया उसने और वो था ही नहीं हमारे पास, तो नहीं दिए, ठीक है। और या तो फिर ऐसा हो जाए कि मान के चलो हमने बोला था कि भाई पासवर्ड सेट करना है, 4 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, 8 डिजिट का होना ही चाहिए, और सामने वाला 6 डिजिट का भर के भेज दिया, तो हम सर्वर को फेल कर देते हैं, हम बोलते हैं नहीं दोबारा डालो, नहीं लेंगे उसको। तो एपीआई भी उसी हिसाब से काम करेगा। मान के चलो ये लोग इंग्लिश समझते हैं और वो फारसी लैंग्वेज में मान लो मांग रहा है, कुछ ऑर्डर कर रहा है, तो ये भी बोलेंगे नहीं समझ में आया, क्योंकि ये तो मान के चलो पेज पे लिख के दे दिए, ये अंदर जाके दे रहा है, वो अंदर वाला बोलो नहीं समझ में आया, ले जाओ के दे दो, बोल दो इंग्लिश में लिख के दे, तो वो सारी चीज़ें फेल पास होता रहता है। तो समझने वाली चीज़ समझ में आ गई हमें कि ये बैक एंड हो गया, फ्रंट एंड हो गया, ठीक है। पेलोड क्या था वो मैंने समझा दिया आपको। पेलोड मतलब ये हो गया कि हमने क्या भेजा, यानी यूज़र ने क्या भेजा, और रिस्पॉन्स मतलब सर्वर ने क्या भेजा। तो सर्वर और क्लाइंट दो चीज़ें होती हैं। सर्वर मतलब जहाँ पे अपनी एपीआई चल रही है, ठीक है। क्लाइंट मतलब जो इस एपीआई का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और उसको क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये हो गया, इसके स्टेटलेसनेस हो गया। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है जिसमें क्लाइंट हो गया जो एपीआई का इस्तेमाल करेगा, सर्वर मतलब जिसने एपीआई एक्सपोज कर रखा है। यूनिफॉर्म इंटरफेस मतलब कोई भी लैंग्वेज में चले जाओ हर जगह इसी टाइप की चीज़ें रहने वाली है। इसमें एचटीटीपी मेथड होता है, रिसोर्स बेस्ड होता है, मतलब हर यूआरएल को यूनिक कर सकते हो, कई सारी चीज़ें डाल सकते हो, की वैल्यू पेयर, अपनी इच्छा अनुसार जो भी ज़रूरत हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। थियरी आप फिर भी पढ़ सकते हो, आपको और भी ज़्यादा पढ़ना है तो समझने वाली इतनी चीज़ें थी कि भाई वो याद करके नहीं रखेगा, हर रिक्वेस्ट के केस में आपको पूरी डिटेल भेजनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके कुछ मेथड होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, अपडेट, डिलीट वगैरह वगैरह, इनका सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक काम है, ठीक है। वो भी करते हुए चलेंगे, देखेंगे। अब आते हैं अपने कोड पे। मैंने गिटहब पे अपनी एक रिपोजिटरी बना ली है, आप भी ऐसे बना लीजिएगा। आप सैम्पल एपीआई करके बना लीजिए या रेस्ट एपीआई करके अपने गिटहब पे बना लीजिए। कोड से आके अपना क्लोन कर लीजिए, एसएसएच सेट करके रखा ही होगा कोड पुश करने के लिए, ठीक है। आते हैं अपना काम चालू करते हैं। तो अपना सबसे पहला काम होता है पैकेज मेन। क्यों पैकेज मेन? क्योंकि मुझे अपना कोड एग्जीक्यूटेबल बनाना है। फंक मेन यानी एंट्री पॉइंट देना है, ठीक है। हमने एंट्री पॉइंट देना था कहाँ से अपना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हमें एग्जाम्पल में समझ लो क्या लेके चले, ऐसा लेके चल लेते हैं कि कोई यूज़र है, उसके रिकॉर्ड को हम सेव करेंगे। मतलब सामने वाला मुझे यूज़र का रिकॉर्ड देगा तो हम अपने पास सेव करेंगे, जब मांगेगा तो उसको वापस देंगे, जब बोलेगा तो उसको डिलीट करेंगे। तो इसके लिए हम एक एपीआई बना लेते हैं। तो उसके पहले हमें एक यूज़र बनाना पड़ेगा जिसको हमें सेव करना है। तो हम एक यूज़र बना लेते हैं, टाइप ले लेते हैं यूज़र स्ट्रक्ट, और फिर नेम स्ट्रिंग ले लिए, और उसके बाद क्या ले ले, एज ले ले, इंटीजर, और कुछ लेना है मान लीजिए, और कुछ लेना होगा तो आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, आप कर लीजिएगा। और हम क्या करेंगे, और हम एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। हम इस वेरिएबल में
वेरिएबल क्यों बनाएंगे वो बाद में समझते हैं, क्योंकि अभी मैं एक स्ट्रक्चर बना लिया तो आपको तो ये समझ में आ रहा होगा कि हम इसी को सेव करने वाले हैं, सब इसके साथ परफॉर्मेंस होगा, जो भी डेटाबेस का परफॉर्मेंस होना होगा वो इसके साथ होने वाला है। अभी डेटाबेस नहीं डालने वाला, लेकिन जो मैं अभी वेरिएबल का नाम ले रहा था वो क्यों ले रहा था उसको मैं आगे बनाता हूँ, उसकी ज़रूरत आपको समझ में आएगी, तब आपको ये उसका रीज़न भी समझ में आएगा कि क्यों मैंने ऐसा बोल दिया था। बोलने से पहले मुझे डायरेक्ट वो कर लेना चाहिए था, सेव करना चाहिए था। मान के चलो मैं एक बना लेता हूँ फंक्शन जिसका काम हो जाएगा ऐड करना यूज़र को, ठीक है। ठीक है, दो चीज़ें लेंगे, http डॉट रिस्पॉन्स राइटर। अभी हम कोर पैकेज के साथ चल रहे हैं, कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज नहीं, सब एकदम कोर चलने वाले हैं। फिर एक और http डॉट रिक्वेस्ट, ये हो गया। इसके साथ कुछ इशू तो नहीं है, क्या इशू बोल रहा है, मिक्स्ड नेम w एंड अननेम्ड पैरामीटर। ओके, यहाँ पे हमने r डालना भूल गए थे, ठीक है। अब ये दो वेरिएबल जो मैंने बनाए वो क्या है ये समझने की ज़रूरत है। रिस्पॉन्स राइटर और रिक्वेस्ट, ये दो फंक्शन, ये दो वेरिएबल इस फंक्शन को पास किए गए। हम जब किसी सर्वर से बात करते हैं, मैं अगर मान के चलो क्लाइंट हूँ, मैं किसी सर्वर से बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको कुछ भेजूँगा, वो मुझे कुछ भेजेगा, ठीक है। तो मैं जो चीज़ उसको भेजूँगा वो किस वेरिएबल के अंदर रहेगा, वो रिक्वेस्ट वेरिएबल के अंदर रहेगा। सर्वर वापस मुझे जो चीज़ भेजेगा वो किस वेरिएबल में भेजेगा, रिस्पॉन्स के अंदर भेजेगा, ठीक है। समझ में आया। तो रिस्पॉन्स, अगर मान के चलो यूज़र ने अपना ईमेल आईडी पासवर्ड भेजा होगा, अब गेस करो कि वो किस वेरिएबल में भेजा होगा, रिस्पॉन्स में भेजा होगा कि रिक्वेस्ट में। ऑब्वियस सी बात है, उसने सर्वर को भेजा है तो वो रिक्वेस्ट में भेजा होगा। तो अगर मुझे निकालना है उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो किस वेरिएबल के अंदर से निकलेगा, रिस्पॉन्स से कि रिक्वेस्ट से? ऑब्वियस सी बात है, रिक्वेस्ट से। दूसरी चीज़, अगर मुझे अब मतलब सर्वर को, अभी मैं सर्वर बन जाता हूँ, ठीक है। अगर सर्वर को भेजना है उसको रिस्पॉन्स की, मतलब उसने यूज़र आईडी पासवर्ड भेजा, अब मुझे उसको लॉगिन करना है, तो मैं उसके सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल भेजना होगा बेस्ड ऑन यूज़र आईडी पासवर्ड मैच किया कि नहीं। तो अब मैं उसको किस में भेजूँगा, उसके रिक्वेस्ट में भेजूँगा कि उसके रिस्पॉन्स में? रिस्पॉन्स में। अब कोई ये बोलेगा कि सर दो चीज़ें हैं, तीसरी क्यों नहीं है? तो मेरे ख्याल से बातचीत करने में दो ही चीज़ होती है, या तो आप बोलते हैं या सुनते हैं, और कुछ तो होता नहीं है। एपीआई मतलब सर्वर से जब हम बात करते हैं या कुछ भी करते हैं तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो हम बोलते हैं या तो सुनते हैं, या तो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। मतलब एक कम्युनिकेशन में दो ही चीज़ इन्वॉल्व होती है, एक रिक्वेस्ट जाना, एक रिस्पॉन्स आना। अब यहाँ पे तीसरा कोई नया वेरिएबल आपकी इच्छा हो तो भाई आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। ये एक हो गया। अब मुझे क्या करना है, मान के चलो ऐड यूज़र हो गया। ऐड यूज़र, इसका मतलब सामने वाले ने मुझे यूज़र का रिकॉर्ड भेजा, अब मुझे उसको ऐड करना है, कहीं ना कहीं तो ऐड करना होगा। मतलब रिकॉर्ड भेजा, मैं उसको सेव करूँगा, अब सेव कहाँ करूँ, डेटाबेस तो डाल नहीं रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा जहाँ पे मैं सेव कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे बना लूँगा एक वेरिएबल। उस वेरिएबल को लोकल बनाऊँ कि ग्लोबल, मान के चलो यहीं पे बना लूँ। दो ऑप्शन है, ठीक है, वेरिएबल बनाने के दो ऑप्शन है, एक लोकल एक ग्लोबल। अब अगर लोकल बनाया, ठीक है, समझने, यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ वेर ए करके, मान के चलो, या USR ले लिया और उसका नाम दे दिया, उसका टाइप ले लिया यूज़र, ठीक है, ये बन गया अपना। किसी तरह से रिक्वेस्ट से वैल्यू निकाला और उसको USR वेरिएबल के अंदर डाल दिया मैंने, ठीक है। निकालने का जो तरीका है वो मैंने बोल दिया किसी तरह से, ऐसा कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। मतलब रिक्वेस्ट से वैल्यू निकाला, ऑब्वियस सी बात है यूज़र ने भेजा है तो वो रिक्वेस्ट के अंदर होगा, उसको USR के अंदर डाल दिया। जब ये फंक्शन मेरा ख़त्म हो जाएगा, ये एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा, ये API कॉल की गई होगी, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जिंदा होगा, फिर इस फंक्शन की लाइफ लाइन ख़त्म हो जाएगी। लाइन नंबर 24 आने के बाद फिर ये वेरिएबल भी ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर ये वेरिएबल ख़त्म हो गया तो जो हमने निकाला था रिक्वेस्ट से, जिसको हमने इस USR के अंदर स्टोर किया था, वो गया।
गया, इसका मतलब ये हो गया कि लोकल जो हमने इस फंक्शन के लोकल पे जो वेरिएबल बना दिया ये काम तो नहीं कर रहा है, हमें बनाना पड़ेगा ग्लोबल वेरिएबल। तो अब ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा था कि ग्लोबल वेरिएबल, अब चाहता तो डायरेक्ट बना देता, लेकिन ये समझाना भी ज़रूरी है कि आखिर क्यों। तो अपना ऐसा ही इसने तो पहले बोल दिया कि भाई यूज़र एक वेरिएबल बना लिया ऐसा कुछ, यूएसआर्स यूज़र्स। अब इसको कैपिटल रखना है स्मॉल रखना है, ये आपकी श्रद्धा भाव के ऊपर है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि बना लिए भाई। अब जो मेरा यूज़र निकलेगा उसको अनमार्शल करना होगा तो इसमें कर लूँगा, ठीक है। अनमार्शल मार्शल वो भी बाद में देखते हैं। जो भी होगा इसमें से निकाल के इसमें डाल लूँगा। अपना जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा भाई, चेक करना कि भाई सारी चीज़ें भेजी हैं कि नहीं, उसने जो भी भेज दी हैं ठीक है। अब उसके बाद मैं इस वैल्यू के अंदर डाल दूंगा, इस मैप के अंदर डाल दूंगा जो कि एक ग्लोबल वेरिएबल है। अब ये फंक्शन जब जिंदा हुआ तो ये वैल्यू क्रिएट हुआ, उसने इसके अंदर डाला, फिर ये फंक्शन की लाइफ लाइन ख़त्म हो गई, तो भी ये वाला वेरिएबल हुआ तो जिंदा रहेगा। ये जिंदा रहेगा तो इसका मतलब ये होगा कि अभी मेरी वैल्यू स्टोर हो रही है, कुछ ही देर के लिए हो रही। कुछ देर का मतलब क्या, वो भी समझ लेंगे आगे आने के बाद, चिंता मत करिए। तो मैं हर बारीक चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, ये अपना हो गया एक फंक्शन, एक वेरिएबल और एक मेन फंक्शन, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अगर मैं चैट जीपीटी पे चला जाऊं और ये वाली चीज़ को देखूं तो यहाँ पे बोला है कि ये सारे कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। ये मेथड्स हैं क्या, मतलब पोस्ट है, पोस्ट क्रिएट न्यू यूज़र लिखा है। हम क्या कर रहे थे, यूज़र नया ऐड करने जा रहे थे, यानी नया यूज़र क्रिएट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, वही बात हो गई। तो इसके आगे पोस्ट क्यों लिखा है, तो एक स्टैंडर्ड हो गया, एक स्टैंडर्ड है जो हम फॉलो करते हैं, जो हम ये डिसाइड करते हैं कि जब हमारा मेथड पोस्ट है इसका मतलब डेटाबेस में नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा। मेथड अगर गेट है तो हम डेटाबेस से रिकॉर्ड लेके आएंगे, मतलब यूज़र ने बोला कि भाई मेरा ये ईमेल आईडी है, मेरा ये पासवर्ड है, मेरी पूरी जन्म तिथि ला के दे दो मुझे। अब आप डेटाबेस से रिकॉर्ड उसका रीड करोगे और उसको दे दोगे। तो जब ये काम आप करोगे तो इसके लिए क्या करना है, जस्ट ए सेकेंड, हाँ, तो आप इसके लिए क्या करना है, गेट प्रोटोकॉल का या गेट मेथड का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब आपको सेव करना है कोई नया रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम के लिए तो क्या करोगे, पोस्ट। अब पुट का मतलब क्या हो गया, पुट का मतलब ये हो गया कि भाई डिलीट करना, अपडेट करना है। तो मतलब मान के चलो किसी ने अपने इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से समझ ले, किसी का पहले से रिकॉर्ड था, नेम ओम था, एज था। अब वो बोलता है कि भाई मैं 1 साल बीत गया है, ये रिकॉर्ड बनाए और मेरा एज अपडेट कर दो, या कुछ भी नाम बदल दो, मेरा नाम कुछ और हो गया है, नाम में 1-2 कीवर्ड मैंने स्टाइल वाले जोड़ लिए हैं तो मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो उस केस में एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में अपडेशन हो रहा है, तो कौन सा मेथड, पुट मेथड। डिलीट तो भाई कितना कठिन है नाम से ही समझना कि इससे रिकॉर्ड डिलीट होगा, तो इसे डिलीट कर लेंगे। एक और होता है पैच होता है, वो भी देखेंगे, इसमें नहीं दिया है, देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं दिया है तो बाद में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं इधर। अब ये रिक्वेस्ट आया, ये रिस्पॉन्स आया। सबसे पहला काम हमें ये है कि हमारा ऐड यूज़र मतलब रिकॉर्ड ऐड होने जा रहा है, क्रिएट और ऐड न्यू रिकॉर्ड ऑफ यूज़र इन मैप बनाया हमने, तो मैप डाल दिया, ठीक है। तो ये पहला रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रहा है। अब वहाँ चैट जीपीटी पे हमने देख लिया था कि भाई पोस्ट मेथड यूज़ होता है जनरली नया रिकॉर्ड क्रिएट करने। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, डायरेक्ट डेटा निकाल लेना रिक्वेस्ट से, कि पहले ये कंफर्म करना कि सामने वाले ने मेथड सही इस्तेमाल किया है कि नहीं। कॉमन सेंस से सोच के बताते हैं, मेरा कॉमन सेंस बोल रहा है कि भाई पहले हम ये चेक कर ले कि सामने वाले ने सही मेथड भेजा है कि नहीं, क्योंकि अगर मेथड सही नहीं भेजा होगा और मैंने डेटा निकाल लिया, उसके बाद अगर मैं चेक करूंगा कि उसने सही मेथड भेजा है कि नहीं, तो इसका मतलब जो डेटा निकाला मैंने उतनी पूरी मेहनत कोड की तो वेस्ट चली गई। तो सबसे पहला काम हम ये चेक करेंगे कि हमारा मेथड सही आया है कि नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट वेरिएबल से निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, इफ आर डॉट। अब ये डॉट लगाए तो आपको दिख रहा है कितनी सारी ऑप्शंस दिख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे रिक्वेस्ट वेरिएबल, जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है।
ये यूज़र हो गया। अभी यूज़र के आगे डॉट लगाऊं तो मुझे दो चीज़ें दिखेंगी, नेम और एज, मतलब दो फील्ड हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे यू क्या बनाया था, USR बनाया ना, डॉट कहे आया नहीं भाई, मेरे से क्या दुश्मनी इनकी। डॉट नेम, ये देखो अभी नेम दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है ऐसा, या इसके अंदर देखूँ मैं, नहीं आ रहा है, सजेस्ट ही नहीं कर रहा है, कुछ दुश्मनी होगी। लेकिन अगर मैं डॉट लगाता USR से USER लिखूँगा तब मानेंगे क्या? नहीं, ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए। ऐसा होता है यूज़र वेरिएबल बनाया ना, डॉट ओके ओके ओके, इस वजह से नहीं सजेस्ट कर रहा है, सॉरी ऊपर एक एरर है ना, इस वजह से नहीं सजेस्ट कर रहा है। यूज़र डॉट लगा देते हैं, डॉट। अब इसने सजेस्ट की दो चीज़ें, एक नेम एक एज, मतलब इसके अंदर दो फील्ड थे, वो दोनों मुझे सजेस्ट हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे जब मैंने वो किया था आर डॉट, तो वहाँ से भी हमें समझ में आ गया होगा, कि समझ में आना चाहिए कि भाई इसका मतलब ये जो सजेस्ट कर रहा है ये भी बता रहा है कि इसके अंदर ये सारे फील्ड्स हैं। एक आर अगर ए से स्ट्रक्चर मान के चलो, ये रिक्वेस्ट एक स्ट्रक्चर है ना, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये मेथड करके एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है। तो जैसे यहाँ पे अपने फील्ड है वैसे यहाँ पे भी फील्ड है। अब इसमें देखो एक मेथड करके फील्ड है, हमें यही जानना था कि मेथड क्या है कि क्या नहीं। आर डॉट मेथड पे क्लिक किया तो पता चला ये एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू इसमें से कुछ हो सकती है, मेथड स्पेसिफाई। तो हम ये कैसा कुछ कर सकते हैं, आप बताना। नॉट इक्वल्स टू कोट्स में, मतलब रिक्वेस्ट का जो मेथड है अगर वो पोस्ट नहीं हुआ तो हम यहाँ जो चाहे वो करें। क्या करें, हम रिस्पॉन्स में लिख सकते हैं नॉट करेक्ट मेथड, यहीं से बिना कुछ लिखे रिटर्न हो सकते हैं, एरर कर सकते हैं हम, मतलब यूज़र को बता सकते हैं कि भाई तुम अपना मेथड सही कर लो। या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे भी नहीं और कुछ देंगे भी नहीं, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। तो मैं तो ये वाली भावना फॉलो करूँगा, रिटर्न कर दूँगा और कुछ मैसेज दे दूँगा। मैसेज में क्या दूँगा, W डॉट राइट कर दूँ, राइट हेडर करेंगे या राइट कुछ ना कुछ करेंगे, राइट हेडर कर देंगे और फिर हेडर में हम लिख देंगे स्टेटस कोड, ठीक है, TTP डॉट। अब ये बहुत सारे स्टेटस कोड हैं, तो एरर का किसके, स्टेटस नॉट अलाउड, मेथड नॉट अलाउड, METH, स्टेटस मेथड नॉट अलाउड। अब ये समझिए कि ये कितना अच्छा, भाई इसको नए लाइन पे कर लो, ऐसा बोलना चाहते हैं, गुस्सा करेगा क्योंकि ये चीज़ कुछ रिटर्न कर रही है क्या, ये चीज़ कुछ रिटर्न तो नहीं कर रही है, लेकिन हम रिटर्न में ये फंक्शन भेज रहे थे और हमने यहाँ पे कुछ बताया नहीं कि यहाँ कुछ भेजने वाले हैं। यही बताते हैं ना हम अपने गो में कि हम क्या रिटर्न करने वाले हैं। और जब मैं इसको इस लाइन पे लिखा था तो ये बोल रहा था कि मैं रिटर्न में ये फंक्शन एग्जीक्यूट करके भेज रहा हूँ, भले वो फंक्शन कुछ नहीं एग्जीक्यूट करे, लेकिन यहाँ पे तो बता दिया, तो इसका मतलब यहाँ का वायलेशन हो रहा था, ठीक है। तो इस वजह से ऊपर वाली लाइन। अब इसको समझते हैं कि W, यानी ये तो क्लियर था कि हमें रिस्पॉन्स भेजना है, तो जो भी करना है वो W वेरिएबल के अंदर होगा। राइट कर रहे हैं हम, मतलब उस वेरिएबल के अंदर लिख रहे हैं हेडर में, मतलब एक तरह से हेडर क्या होता है समझा लेते हैं। बॉडी होती है, बॉडी मतलब कि एक्चुअल में अंदर का मतलब, पोस्टमैन थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मुझे, ऐसे समझिए। यहाँ हेडर्स हो गया, हेडर्स मतलब क्या क्या की वैल्यूज़ भेज रहे हैं, ठीक है। और बॉडी मतलब बॉडी कई टाइप की हो सकती है, जेसन हो सकती है, और फिर क्या क्या है, रॉ है, टेक्स्ट है, नॉन फॉर्म डेटा है, इसमें देख लेते हैं HTML XML कुछ भी भेज सकते हैं। तो हम जनरली जेसन का यूज़ करते हैं REST API में, ठीक है। तो जेसन हो सकती है, तो हम हेडर में रिस्पॉन्स भेजेंगे जिसमें हम स्टेटस कोड भेज रहे हैं। स्टेटस कोड क्या होता है कि जैसे API कॉल हुआ तो हमारा 200, हमें वहाँ पे ChatGPT वाले में 200 दिखा था ना जब हमने इंस्पेक्ट किया था, तो याद होगा आपको, जब हम नेटवर्क में गए थे, रिफ्रेश किया था, तो ये सारे 200 क्या है, स्टेटस कोड है, मतलब ये सारी API सफल हुई।
जो सफल नहीं हुई, फेल हो गई, उनके केस में ये सब ब्लॉक्ड हो गया, ये मैंने ब्लॉक कर दिया है, मे बी मेरे किसी एक्सटेंशन ने ब्लॉक किया, किसी ने तो ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये 200 बताता है कि भाई सक्सेसफुल रहा। उसी तरह हम भी यहाँ स्टेटस कोड डाल रहे हैं। ये हमने कौन सा स्टेटस कोड डाला है? 405। 405 क्या बोलता है कि आपने जो रिक्वेस्ट मारा है उसका मेथड ही नहीं सही है, उसको सुधार लो। स्टेटस मेथड नॉट अलाउड। अब इसको रटे, या तो रट ले या तो दिमाग लगाएं कि कैसे इसको जनरेट कर सकते हैं या कैसे सोच सकते हैं। तो मुझे ये पता था, मैंने HTTP डॉट लगाया, यहाँ पे सारे स्टेटस कोड लगभग आ गए थे। अब कौन सा स्टेटस कोड हमें डालना है? तो मुझे ये समझ में आया कि यार मुझे एरर है, और वो एरर क्या है? मेथड से रिलेटेड है। तो मैं m टाइप करके देखता हूँ, m टाइप करके देखूँ, m टाइप किया तो आ गया भाई मेथड से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारे फील्ड्स जो आ सकते थे m से रिलेटेड। तो इसमें मुझे एक फील्ड दिखा, इस स्टेटस मेथड नॉट अलाउड, मतलब मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। तो ये रटने वाली चीज़ नहीं थी, ये बस ऐसा था कि भाई अगर डेवलपमेंट के टाइम पे आप वो हैं, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी बिहेवियर रखते हैं, तो आप खुद ही फिगर आउट कर लेंगे नहीं याद होने के बाद भी कि भरना क्या है। डॉट ऑपरेटर लगाओ और आपको जो लगता है उस हिसाब से आपने नाम दिया, कुछ ना कुछ तो स्टेटस कोड होगा जो मेथड से रिलेटेड होगा। 8-10 आ जाते तो उसमें भी पढ़ के समझ में आ जाता कि क्या है, इसको ही कर लिया। अब इस पे हवर करके देख लेंगे कि ये क्या बोलता है। हवर करेंगे इस पे अगर हम, तो ये बोलता है स्टेटस कोड असाइन आई एम, जो भी है भाई, इसका लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है, जाके पढ़ना पड़ेगा इंटरनेट पे। तो कहने का मतलब उनका डॉक्यूमेंट यही है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपने जो मेथड भेजा है वो मेथड करेक्ट नहीं है। तो ये समझ में आया कि हमने किस वेरिएबल में रिटर्न किया, हमने स्टेटस कोड रिटर्न किया, और वो हेडर के तौर पे रिटर्न किया, और क्या, बस यहीं से रिटर्न हो गया। तो पहला काम हमने मेथड चेक किया। हम अभी मेथड मान लो सही है, अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? अब यूज़र का रिक्वेस्ट आया था मेरे पास, उसको रिकॉर्ड क्रिएट करनी थी, वो वाली API उसने मेरी कॉल की, यानी मान के चलो अभी के लिए कि ये फंक्शन उसने बुलाया है अपना नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। हमारा ये फंक्शन पोस्ट मेथड वेरीफाई करता था, उसने कर लिया। अब अगला स्टेप होगा अपना रिकॉर्ड निकालना, कि अगर उसने यूज़र का रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो उसको रिक्वेस्ट में वो भी भेजना ही होगा। तो चलिए उसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? एक वेरिएबल बना लिए हम यूज़र करके, निकालेंगे तो उसको रखेंगे कहाँ? इसी में रखेंगे। ये भी समझने वाली चीज़ होगी कि भाई पहले निकाल लें उसके बाद वेरिएबल बनाएं, कि वेरिएबल बना लें उसके बाद निकालें? आप ही बताओ कि जैसे आप बताओ मुझे, क्या बोलूँ मैं, चाय लेने जाते हो तो पहले चाय ले लेते हो, फिर पुरवा लेते हो, चाय को उसमें डालते हो, पहले पुरवा लेते हो, फिर उसमें चाय डालते हो। क्या करते हो? पहला क्या काम है? वेरिएबल बनाना, मतलब एक तरह से बर्तन लेके आना भाई, कि जो भी रिसोर्स मिलेगा मैं इसमें ले लूँगा अपना रिसोर्स। तो आप पहले बर्तन उठा लेते हो खाना खाने के लिए, ताकि बर्तन में खाना ले सको, कि पहले हाथ में खाना ले लेते हो या खाना को हवा में रख लेते हो, उसके बाद बर्तन ले आते हो? तो ऑब्वियस सी बात है, पहले आप बर्तन बना लेते हो या बर्तन ले लेते हो। तो यहाँ पे एक तरह से मैंने एक बर्तन ही बना लिया, एक तरह से एक यूटेंसिल्स, रिसोर्स, जो भी आप समझ सकते हो समझ लो, जो कि बर्तन का टाइप क्या है? यूज़र, यानी ये यूज़र रिकॉर्ड लेगा। अब इससे ये भी समझ में आता है कि भाई हम चाय पीने के लिए कप लेते हैं और थाली लेते हैं खाना खाने के लिए, तो ये दोनों बर्तन अलग अलग है। आप कप में हम खाना नहीं खाते और थाली में चाय नहीं पीते। तो ठीक उसी तरह हमें पता है कि हम जो रिकॉर्ड लेने जा रहे हैं वो यूज़र का रिकॉर्ड है, तो बर्तन भी अपना यूज़र वाला ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे यूज़र वेरिएबल बना लिया। अब क्या करना है? अब थोड़ी सी वैसी चीज़ आने वाली है जो अभी तक आपने कोर में शायद ना पढ़ा हो, वो है जेसन में अपने रिकॉर्ड आया तो हमें जेसन को इनकोड डिकोड करना है। इनकोड डिकोड मतलब जेसन से स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर से जेसन में जाना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें डिकोड करना है। डिकोड करना का मतलब क्या हो गया कि हम रिकॉर्ड जेसन का उठाएंगे और उसको अपने स्ट्रक्चर में डालेंगे, मतलब जेसन को डिकोड कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा कुछ लिखेंगे, जेसन पैकेज, जेसन आया था ऑप्शन में, उस पर टैप किया तो ये पैकेज मेरा अपने आप इंपोर्ट हो गया। ठीक है, डॉट
हमें डिकोड करना है और पहली बार डिकोड करना है, तो न्यू डिकोडर। अब न्यू डिकोडर क्या लेता है भाई, आईओ डॉट रीडर लेता है। तो आईओ डॉट रीडर मतलब आर से समझ में आ रहा है कि भाई ये आर वेरिएबल यही वाला तो नहीं है, तो आप इससे मतलब है तो यही वाला, इसी से पास करना है हमें, लेकिन इसको मतलब आप रट के मत बैठ जाइएगा कि भाई आर डॉट। अब आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे कि हम अपना जो एक्चुअल डेटा होता है वो बॉडी में भेजते हैं, तो बॉडी में भेजें तो ये रहा, बॉडी के अंदर गए, उसके अंदर हमने यहाँ पे जेसन टैग सेलेक्ट किया और यहाँ पे अपना डेटा भेज दिया, तो हमें निकलेगा जब यहाँ से तो वो भी बॉडी से ही निकलने वाला है। तो BODY टाइप किए तो हमें बॉडी मिल गया, तो आर डॉट बॉडी से हमने निकाल लिया डेटा। अब इसको निकालने के बाद हमें डालना भी है कहीं, तो हमें डिकोड करना है। कहाँ डिकोड करना है भाई, हमने बर्तन पहले ही बना लिया था, तो USER यूज़र। अब यहाँ पे ऐसे समझ लिए ये यूज़र है, जबकि होना ऐसा था, होना ऐसा चाहिए था, हमने किया ऐसे। अब दोनों में अंतर क्या है, पहले ये देख लेते हैं ये रिटर्न क्या करता है। ये रिटर्न करता है डिकोडर, ये लास्ट में रिटर्न कर देता है एरर, तो हमारे पास आ जाएगा एरर, तो हम ERR को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है, एरर वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे आगे एरर के साथ जो करना होगा करेंगे, देखेंगे अभी। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे एड्रेस पास करना ना पास करने का क्या मतलब है। एड्रेस नहीं पास किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिकोड के पास यूज़र गया, यूज़र वाली थाली गई इस डिकोड के पास, इसने लिया जेसन डेटा उठाया, उसके अंदर डाला, और जब डाला तो उसने ध्यान दिया कि एक्चुअल यूज़र लेने की जगह उसने यूज़र की फ़ोटोकॉपी ले ली थी। मतलब जब हमने इसको पास किया तो ये डिकोड क्या लेता है, कोई भी वैल्यू ले लेता है, लेकिन जो भी लेता है वो पॉइंटर टाइप नहीं है। तो इसका मतलब आप इसको जो भेजोगे उसमें वो मॉडिफाई करेगा, उसको इस वेरिएबल के आप इसको भेजोगे उस चीज़ को ये इसके अंदर कैप्चर करेगा और फिर उसके अंदर मॉडिफाई करेगा, लेकिन वो रिकॉर्ड आपके पास वापस नहीं भेज रहा है वो। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि भाई जो भी वो मॉडिफाई करे मेरे एक्चुअल वाले में भी मॉडिफाई हो जाए, तो हम इसलिए पॉइंटर भेजते हैं। पॉइंटर वाला याद होगा केस कि पॉइंटर भेजते हैं, अगर ये पॉइंटर अगर मैंने यहाँ पे भेज दिया तो इसका मतलब अगर अब ये वैल्यू बॉडी को उठा के यूज़र के अंदर डालेगा तो मेरा असली वाला यूज़र मॉडिफाई हो जाएगा, और अगर नहीं डालेगा, अगर ऐसा रहता तो ये अभी भी वैल्यू डालता लेकिन अभी मेरा असली वाला नहीं मॉडिफाई होगा, ठीक है। तो इसलिए हम %, जब API अपनी चलने लगेगी तो चला के भी देख लेंगे। मान के चलो ये सब करने में कोई एरर आ गया, तो उस केस में हमें कैप्चर तो करना पड़ेगा ना, इफ़ ERR नॉट इक्वल्स टू नील, मतलब एरर नील नहीं हुआ, तो फिर से हम ऐसे कुछ करने वाले हैं, ऐसे कुछ करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, w.write हेडर में लिखने जा रहे हैं, इस बार ये तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, पूरा सेलेक्ट करके करने की कोशिश कर रहा था। बैड रिक्वेस्ट मैंने तो बोल दिया, बैड रिक्वेस्ट, हाँ स्टेटस बैड रिक्वेस्ट, मतलब सामने वाले का रिक्वेस्ट सही नहीं है, उसने जो भी भेजा पेलोड में समस्या है। पेलोड करके कोई आता है क्या, हाँ पेमेंट रिक्वायर्ड, पेलोड का कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब रिक्वेस्ट का देख लें। अब रिक्वेस्ट का देखें, रिक्वेस्ट का देखेंगे तो स्टेटस बैड रिक्वेस्ट आ गया, तो इससे हमने सामने वाले को बता दिया कि भाई आपने जो भेजा था वो डिकोड नहीं हो पाया, ठीक है, बैड रिक्वेस्ट। अगर मान लो हो गया तो हमारा प्रोसेस आगे बढ़ जाना चाहिए। अब क्या, हमारा जो यूज़र है भाई उसको हमें अपने मेन वाले इसमें तो डालना ही है, तो हम डाल लेते हैं। तो हम कैसे करेंगे, USERS यूज़र्स स्क्वायर ब्रैकेट, क्या बनाया था हमने भाई, मैप ऑफ स्ट्रिंग और यूज़र है ना, तो इसमें क्या लेंगे यूज़र डॉट नेम, उसके नाम से हम सेव करेंगे यूज़र। हमने क्या किया, बड़ा सिंपल सा काम कर दिया कि यूज़र के नाम के अगेंस्ट यूज़र को सेव कर दिया। अब उसने जो भेजा था हमने डेटाबेस में सेव कर लिया। अब क्या इरादा है, उसको बता दें कि भाई जो तुमने भेजा था वो सेव हो गया, कि बस यहीं ख़त्म कर दें। आप सोच के देखिए कि RETURN अगर मैंने लिख दिया, जिसका मतलब रिटर्न होता है आजकल, तो अभी प्रोग्राम तो रिटर्न हो गया, सामने वाले को पता चला क्या कि उसका डेटा सेव हुआ, नहीं पता चला,
क्यों? क्योंकि हमने तो कुछ उसको लिखा ही नहीं। तो हमारा फ़र्ज बनता है कि भाई हम उसको बता दें कि उसका रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। तो फिर से हम लिखेंगे w डॉट राइट हेडर, फिर स्टेटस लिखेंगे डॉट क्रिएट करके आता है स्टेटस क्रिएटेड, हाँ आया। तो स्टेटस क्रिएटेड में आता है 201 स्टेटस कोड बताता है कि नया रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है, कोई एरर नहीं आया, सफल रहे हम। तो ये हो गया। अब इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई उसने जो मुझे भेजा मैं उसको वापस भेज दूँ। तो जाने दो, वो सब नहीं भेजेंगे, इतना बता दिए बहुत है, खुश रहे वो कि उसका रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ रिटर्न हो गए। तो मतलब आपको समझ में आया कि अगर ये लाइन कमेंट कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है और इसके होने से क्या फ़र्क पड़ता है। इसके होने या ना होने से एक्नॉलेजमेंट का फ़र्क पड़ता है कि सामने वाले ने एपीआई कॉल की तो उसका रिकॉर्ड क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। ये लाइन खाली उस बात को डील करता है। आपकी इच्छा, बताना चाहें तो बताएं, ना बताना चाहें तो मत बताएं। मैं तो बताऊंगा क्योंकि कंपनी यही स्टैंडर्ड फॉलो करती है, ठीक है। चलिए, ये हो गया ऐड यूज़र। सिंपल सी एक एपीआई बनी जिसमें हमने पहले चेक किया कि भाई मेथड पोस्ट होना चाहिए क्योंकि ये क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद हमने एक रिसोर्स बनाया क्योंकि अब मैं रिकॉर्ड निकालने जा रहा हूँ रिक्वेस्ट वेरिएबल से। जेसन नाम के पैकेज को इंपोर्ट किया। ये आप समझ लीजिए, एक तरह से 2-4 बार प्रैक्टिस होने के बाद ये याद हो जाएगा कि भाई हम हमेशा रिकॉर्ड ऐसे ही निकालेंगे कि जेसन डॉट न्यू डिकोड कर रहे हैं, मतलब जेसन से हम स्ट्रक्चर में जा रहे हैं। तो डिकोड, इनकोड मतलब स्ट्रक्चर से हम जेसन में, जैसे अभी अपने पास यूज़र क्या है, स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं था। जेसन डॉट इनकोड लेके न्यू इनकोडर लेंगे, न्यू इनकोडर ले लेंगे और w ले लेंगे। हमें इनकोड करना है, वो भी किसके अंदर करना है, रिस्पॉन्स के अंदर। किसको करना है, इनकोड करना है। वैल्यू क्या होने वाली है, फिर से यूज़र। अब अच्छा, इस बार पॉइंटर पास करने की ज़रूरत है कि नहीं। इस लाइन से क्या मतलब हो गया, खाली ये समझाने के लिए मैंने बताया था, ये समझाने के लिए ये न्यू इनकोडर नाम का चीज़ कर रहा हूँ मैं। ज़रूरी नहीं था ये, बस ये है कि अभी इस बार मैं अपने स्ट्रक्चर से जेसन में कन्वर्ट करना था तो इनकोड, जेसन से स्ट्रक्चर में करना है तो डिकोड, ठीक है। ये देखो बॉडी उठाया, बॉडी में क्या था, जेसन था, उसको उठा के किस में डाल रहा हूँ, यूज़र में, क्या है, स्ट्रक्चर। तो जेसन से स्ट्रक्चर यानी डिकोड। इसमें देखो रिस्पॉन्स में क्या है, अपना जेसन जाने वाला है और जिस चीज़ को डाल रहा हूँ वो है यूज़र। तो यहाँ पे इनकोड, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये सिंपल सा एक एपीआई बन गया। अब इस एपीआई को कैसे यहाँ पे डील करते हैं, तो यहाँ पे डील करने का तरीका मैं बता देता हूँ, डिफ़िकल्ट नहीं है। HTTP डॉट क्या करेंगे, हैंडल फंक्शन, हाँ हैंडल फंक। ये क्या करता है भाई, इसका सिंपल सा काम है कि एक एंड पॉइंट बता दो और उसके सामने कौन सा फंक्शन बनाना है वो बता दो। तो मैंने एक एंड पॉइंट बना दिया कि क्रिएट यूज़र कॉमा, अभी बताता हूँ, चिंता मत करिए, मैं A to Z चीज़ें बताता हूँ, कहाँ छोड़ता हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना ऐड यूज़र, ठीक है। हैंडल फंक HTTP ऐड यूज़र। क्या एरर बोल रहा है, कैन नॉट यूज एस, ओके। ये बोल रहा है ये स्टार होना चाहिए था और यहाँ पे मैंने स्टार नहीं दिया, इसके लिए इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं लोग, ओहो। ठीक है, अब ये ऐड यूज़र का मतलब क्या हो गया, जब भी हम कभी हैंडल फंक लेंगे जिसको हम किसी राउट यानी एंड पॉइंट के सामने अटैच करेंगे तो वो हमेशा दो चीज़ें लेगा ही लेगा, एक तो रिस्पॉन्स राइटर, एक रिक्वेस्ट का टाइप पॉइंटर होना चाहिए, रिस्पॉन्स राइटर बिना पॉइंटर रहेगा चलेगा, बिना पॉइंटर ही होना चाहिए, रहेगा चलेगा नहीं, मतलब वो बिना पॉइंटर, मतलब एक तरह से ये इसको मतलब किसी फंक्शन को किसी एंड पॉइंट के साथ अटैच करने का वही तरीका हो गया। ये प्री डिफाइंड तरीका है कि आप दो चीज़ें लीजिए, एक तो ले लीजिए रिस्पॉन्स राइटर, एक रिक्वेस्ट ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया, फॉलो कर लिया, ये एक एपीआई बन गई, कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है।
तो ये आपने एक API बना दिया जो कि यूज़र का रिकॉर्ड ऐड करेगा। अब इसको API को चालू कर दें। कैसे चालू करते हैं? बड़ा आसान सा तरीका है। कैसे? HTTP सेम पैकेज। अच्छा, यहाँ पे हैंडल फंक मैंने यूज़ किया, तो हैंडल फंक के बारे में बहुत ज़्यादा थियरी नहीं बोला, फिर से बोल देता हूँ, थोड़ा बहुत मिसिंग जो भी हुआ होगा। हैंडल फंक दो चीज़ें लेता है। एक तो नाम लेता है कि भाई किस नाम से बुलाना चाहते हो और किसको बुलाना चाहते हो। किस नाम से बुलाना चाहते हो, किसको बुलाना चाहते हो, मतलब ये हो गया इस नाम से मैं बुलाना चाहता हूँ, और जब भी कोई इस नाम से बुला लिया तो इसको बुला देना, ये हो गया। ठीक है। अब डॉट लिसन एंड सर्व। लिसन एंड सर्व किस लिए इस्तेमाल होता है भाई? सर्वर स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ खास काम नहीं है इसका, ठीक है, सर्वर स्टार्ट करने के लिए काम होता है। ये दो चीज़ें ले रहा था, अगर आप इस पर हवर करके देखें तो ये दो चीज़ें ले रहा है। एक तो ले रहा है हैंडलर्स और एक तो ले रहा है एड्रेस, कहाँ पे स्टार्ट करना है। तो एड्रेस मतलब API क्या बोलते हैं, IP। हाँ, IP मैं ये दिया और कॉमा देके नील दिया। हैंडलर में कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अपना एक हैंडल फंक है जो HTTP में पहले से अटैच हो गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हाँ, ठीक है। और हाँ, ठीक है। और ये क्या चीज़ है? ये है पोर्ट। पोर्ट मतलब किस पोर्ट, IP पे फिक्स हो गया। इसके आगे की जो चीज़ें रहती है वो IP रहती, हम वो नहीं देते क्योंकि हमारा वो लोकल होस्ट बाय डिफ़ॉल्ट पिक कर लेता है। लोकल होस्ट मतलब अपने लोकल पे चलेगा। और ये है किस पोर्ट पे चलेगा, इसके लिमिटेड है। कोई भी रैंडम पोर्ट आप नहीं दे सकते कि जो मन किया वो दे देंगे। मतलब हर लैपटॉप, हर वो चीज़ें कुछ पोर्ट को अलाउ करते हैं कि भाई आप इसको HTTP कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वही इस्तेमाल करेंगे। तो 8000 उसी में से एक पोर्ट है। और भी बहुत सारे पोर्ट है, 8080 भी हम कर लेते हैं। ज़रूरत पड़ा तो भाई वो मतलब मान के चलो 800 BG है, 800 भी BG है तो कोई दूसरा कर लेंगे। लेकिन तुक्का मारते मारते कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 1000 करने जाओ और पता चला वो उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कितने सारे बने हैं। फ़िलहाल तो दो जान लो आप, 8000 और 8080। एरर जनरेट करा के दिखा दूंगा मैं कि भाई क्या समस्या होती है। अब मान के चलो ये स्टार्ट हुआ, ये क्या कर रहे हो, सर्वर स्टार्ट कर रहे हो। सर्वर स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका सर्वर स्टार्ट होने में फेल हो जाए। तो उस केस में क्या, तो उसमें आप लॉक करोगे। लॉक करोगे मतलब टर्मिनल पे प्रिंट करोगे कि भैया सर्वर नहीं स्टार्ट हुआ। लॉग डॉट फेटल कि मेरा सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ। अब इसमें मैसेज वैसेज लिखना है तो लिख सकते हो आप कि भाई मेरा सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ, ऐसा कुछ आपकी इच्छा हो। मैंने तो आपको हमेशा बताया कि भाई आप अपनी श्रद्धा भाव से जो चाहे वो कर सकते हैं। नहीं हुआ, एरर ये वाला आया तो आ गया जो भी आना था। क्या करें, लॉग का बट नॉट फॉर्मेटिंग। अच्छा ओके, यहाँ पे आर्गूमेंट भेजा है लेकिन मैंने यहाँ पे बताया नहीं कि आर्गूमेंट का टाइप क्या है। %v अभी खुश हो गया होगा ये। हाँ देखो खुश हुआ और एरर हटा दिया। तो ठीक है, एक API बनी जो यूज़र रिकॉर्ड क्रिएट करेगी। चला के देखें, बिल्कुल चला के देखेंगे। मैंने एनाकोंडा इंस्टॉल करके रखा है मशीन लर्निंग के लिए, थोड़ा सा उसका प्रोजेक्ट चला रहा हूँ मैं। तो उसके लिए वो मेरा टर्मिनल बाय डिफ़ॉल्ट कोंडा के साथ स्टार्ट होता है, तो उसको डीएक्टिवेट करना था तो कर दिया। ठीक है, चलिए अभी सर्वर स्टार्ट करने जाते। तो CD API फोल्डर में चले गए, go run main.go किए, सर्वर स्टार्ट हो गया। बड़ी बुरी बात है कि हमें इसने बताया नहीं कि सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। तो इसकी भी गलती नहीं, हमने बोला ही नहीं तो इसने बताया भी नहीं। तो हम कैसे बोलेंगे? मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि मैं भी इंटरव्यू लिया हूँ तो उसमें बोला कि API बना दो, तो सामने वाला API बना देता है, फिर वो सर्वर स्टार्ट कर लेता है, फिर वो खुद कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि मेरा सर्वर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसको कैसे पता करेंगे? तो खुद कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स सा दिमाग लगाना होगा और एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला होगा कि भाई मेरा सर्वर स्टार्ट होने जा रहा है।
प्रिंट एलन ना, FMT, अच्छा FMT ही डिफाइन नहीं है, अरे बाप रे। सर्वर स्टार्टेड में डाल दे रहा हूँ स्टार्टेड, ठीक इस लाइन के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस लाइन में आने के बाद या तो सर्वर स्टार्ट हो जाएगा या फेल हो जाएगा। सर्वर स्टार्टेड के बाद अगर तुरंत सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं और वो सच में स्टार्ट नहीं हुआ, फेल हो गया, तो मुझे ये भी मिल जाएगा कि सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको रन करके देखें तो कुछ ऐसा लगेगा कि हमें कि भाई हाँ सर्वर स्टार्टेड। अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मेरा सर्वर चालू हो गया। अब मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा। अब आते हैं इधर 800, ये होता है अपना लोकल होस्ट, फिक्स है, यही रहेगा हमेशा। ये है पोर्ट, वो पोर्ट है जिस पे हमने अपना कोड चालू किया है, ध्यान दिया होगा, यही पोर्ट दिया है यहाँ पे, तो दिया। हेलो करके मैंने कोई API नहीं बनाई, हमने API कौन सी बनाई है, क्रिएट यूज़र। तो हमें अपना क्रिएट यूज़र कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पे आ गया क्रिएट यूज़र। उसका मेथड कौन सा होना चाहिए भाई, पोस्ट होना चाहिए, गेट पोस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब पोस्ट होना चाहिए। हेडर वेडर में तो कुछ नहीं ले रहा था वो, क्योंकि हमने वहाँ हेडर्स जैसी कोई दूर दूर तक चीज़ें नहीं सुनी सिवाय रिटर्न के, स्टेटस को रिटर्न के, तो इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। आते हैं, देखते हैं कि वो रिक्वेस्ट में क्या क्या ले रहा है। नेम, एज, एड्रेस। मुझे जहाँ तक याद है एड्रेस हमने नहीं बनाया है, नेम और एज। कुछ लोग की इच्छा होगी कि सर यहाँ पे एड्रेस ऐड कर दो, कुछ लोग की इच्छा होगी कि वहाँ से एड्रेस उड़ा दो। तो हम हैं आलसी इंसान, तो हम उड़ा देते हैं, आप अपने साइड ऐड कर लेना, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको कैसे लाए, बॉडी के अंदर क्लिक किए, बॉडी के अंदर आने के बाद अगर मैं देखूँ स्टार्टिंग में जब आप बॉडी में आओगे तो ऐसा कुछ रहता है, तो उसके बाद आपको रॉ पे क्लिक करना है। रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आओगे तो आपका टेक्स्ट सेलेक्ट रहता है, तो उसको हमेशा जेसन में सेलेक्ट कर लेने का, तो ऐसा आपको दिखने लगेगा सुंदर सुंदर। तो ये है पोस्टमैन। पोस्टमैन एज अ क्लाइंट काम करता है, क्लाइंट मतलब कस्टमर। हमारा सर्वर हमने बना दिया, हमारा सर्वर चल रहा है, अब ये क्या करेगा, उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और रिस्पॉन्स ले आएगा, मतलब वही दो वेरिएबल खेल रहे हैं यहाँ पे। सेंड किया, ठीक है, ये आ गया, कितना सुंदर लग रहा है। हेडर में देखें, हेडर में क्या क्या आ गया है, स्टेटस कोड आया है 201। कुछ ऐसा याद आ रहा है कि हमने स्टेटस कोड 201 डाला था, हाँ याद तो आ रहा है। बॉडी में आया अपने पास जेसन, फिर से तो रॉ की जगह इसको हम जेसन सेलेक्ट कर लेते हैं, यही जेसन आया है, हमने ही भेजा था तो आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इससे समझने वाली चीज़ें क्या क्या हो गई, हमने क्रिएटेड यूज़र का एक्नॉलेजमेंट दिया था तो दिख गया। अब ऐसा करते हैं, कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं, जैसे एज को इंटीजर लिए हैं और वहाँ से भेज कुछ और देते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं इसको। अभी मैंने एज को स्ट्रिंग बना दिया, अब बताइए क्या होना चाहिए। कोड को अपने आप देखिए, आप अपने कोड को देखिए, अगर ऐड यूज़र ये रहा अपना, तो क्या हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो क्या ये बदला, नहीं बदला, ये तो अभी भी पोस्ट ही है, तो ये वाला एरर तो पोस्ट नहीं आएगा। अच्छा, इसको पहले इसको कर लेना, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर हमने डिकोड किया, डिकोड में जेसन उठा के मैं किस में डाल रहा था, यूज़र में डाल रहा था। तो जेसन उठा के जब मैं यूज़र में डाल रहा था तो ये रहा अपना यूज़र, जिसमें दो फील्ड है, नेम और एज। नेम का टाइप क्या है, स्ट्रिंग, एज का टाइप क्या है, इंटीजर। तो अगर जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया वो यूज़र नहीं रहा, और अगर यूज़र रहा तो उसमें दो फील्ड नहीं रहे, और अगर दो फील्ड रहे तो उसमें से एक फील्ड स्ट्रिंग और एक फील्ड इंटीजर नहीं रहा, तो ये धोखा दे देगा, ये बोलेगा कि भाई हमसे ना हो पाया, ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सही है तो आप बोलोगे कि भाई गलत है, और मैं फिर पूछूं कि ये आपके कोड में आके किस पॉइंट पे ब्रेक होगा, इस पॉइंट पे ब्रेक होगा कि इस पॉइंट पे ब्रेक होगा, तो आप बता पाओगे कि इस पॉइंट पे ब्रेक होगा। क्या इंपॉर्टेंस था इस चीज़ को समझना। जब हम कंपनीज में काम करते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि जब कभी एरर आता है तो जो नए बच्चे रहते हैं वो घबरा से जाते हैं कि मतलब अरे ये क्या हो गया, कौन सा बवाल आ गया।
तो वो घबरा इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता है कि भाई ये पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ 10 लाख लाइन की कोड है, अलग अलग फाइलें हैं, कहाँ खोजूंगा मैं। अगर वो जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो लर्निंग की है, वहाँ पे अगर इस हिसाब से पढ़ाई कर ले कि उनको समझ में आ जाए कि भाई ये वाला एरर आया होगा, तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अनमार्शल करने में ही कोड अटकेगा, मतलब डिकोड करने में। अनमार्शल वाला वर्ड यूज़ किया, सॉरी। तो मतलब कहीं ना कहीं डिकोड करने में ही कोड अटका होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हिट करते हैं कंटेंट लेंथ वगैरह वगैरह। 400 बैड रिक्वेस्ट आ गया, मतलब हमने याद है कि बैड रिक्वेस्ट भेजा था, यानी 400 वहाँ पे मिल गया और यहीं पे आके अटका। अब ये अगर आपने जैसे फील किया, इसको समझा, कल को आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और वहाँ पे बैड रिक्वेस्ट करके एरर आ गया है, तो इन जनरल तो यही हुआ होगा कि भाई ऐसा कुछ एरर आया होगा। मान के चलो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा टैग वैग भी लिख दूँ या कुछ जैसे ऐसा ले लो, जैसे ये ले लो और फिर यहाँ पे ले लो एरर स्ट्रक्ट। ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, रिस्पॉन्स ये ले लेते हैं और यहाँ पे इसको पास कर देते हैं और यहाँ पे ले लेंगे यूज़र की जगह एरर। एरर करके एक स्ट्रक्चर बनाया ना हमने। अच्छा, ये एरर करके पहले से एक वेरिएबल होता है, टाइप होता है, तो मतलब रिजर्व कीवर्ड है भाई, पहले से ही ऑक्यूपाई कर लिया गो लैंग्वेज ने, हमको इस्तेमाल नहीं करने देगा। तो ठीक है, तो इसमें हमने ले लिया क्या है, स्टेटस कोड है ना। स्टेटस कोड हमने डाल दिया क्या, जो अपना यही था भाई, http डॉट स्टेटस बैड रिक्वेस्ट वाला। और मैसेज में हमने डाल दिया, मैसेज में ये समझाने वाली चीज़ थी, मतलब सब कुछ पूरा बवाल मैं इसी के लिए कर रहा था। तो मैसेज में क्या डालूँ मैं कि भाई या बहन, ब्रदर सिस्टर लिख ले भाई, ब्रोसेस जो पेलोड आया है वो सही नहीं है, ध्यान दो उस पे। ध्यान दो उस पे। एरर क्या है, %v, नहीं, कहाँ से %v, इक्वल्स टू प्लस साइन एरर डॉट एरर, यही वाला एरर उठा के डॉट एरर कर दिया। ERR ले लेते हैं क्योंकि पहले से ऊपर से ही एक ERR डिक्लेयर्ड है, तभी तो अंदर आए हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा बताओ, ये बता देगा वहाँ पे कि मतलब बैड रिक्वेस्ट क्या है, कई केसेस में हो सकते, कहने का मतलब ये था। तो अगर बैड रिक्वेस्ट कई केसेस में हो सकते, तो मैं ये चाहता था कि भाई मेरा कोड मुझे एक्चुअली बताए कि कौन से केस में बैड रिक्वेस्ट आया है। मान के चलो 2-4 कंडीशन यहाँ पे और रहते, डिकोड करने के बाद मैं ये बोल देता कि एज का कुछ लिमिट डाल देता, एड्रेस का डाल देता कि भाई इस एरिया का एड्रेस मैं नहीं लूँगा। ठीक है, तो वो भी बैड रिक्वेस्ट है, सामने वाले ने वो एरिया का एड्रेस डाल दिया या उस एज को डाल दिया तो वो नहीं लेने वाला था। तो कहने का मतलब ये है कि भाई बैड रिक्वेस्ट तो कई जगह से आ सकते हैं, लेकिन पिन पॉइंट कैसे करें कि कौन सा वाला है। तो हम क्या करते हैं, एक मैसेज डालते हैं ढंग से, ठीक है, अपने कोड में भी लिखते हैं, ऐसा वाला इंग्लिश हिंदी नहीं लिखते हैं, लेकिन हाँ लिखते हैं। तो goRunMain.go किए, फिर से वही वाला पेलोड चलाएंगे, नहीं आया, मतलब फिर से वही 400 आया। अब बॉडी आते देखते हैं, देखो ये आया स्टेटस कोड, ये टेक्स्ट आ जा रहा है, बहुत गंदा लग रहा है मुझे, जेसन। देखो क्या लिख के आया है, ब्रोसियस
जो पेलोड आया है वो सही नहीं है, ध्यान दो उस पर, एरर। अब एरर ही अगर मैं सिर्फ रिटर्न किया होता, मान के चलो ये वाली चीज़ें ना लिखी होती, तो भी समझ में आ रहा है कि जेसन का एरर है कैन नॉट अनमार्शल स्ट्रिंग इनटू गो स्ट्रक्चर फील्ड। मतलब ये वाला पार्ट तो गो लैंग्वेज ने जनरेट किया है। अब ये आप समझो कि कितना ढंग से जनरेट किया है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है जब हम कभी ऐसा कोड कर रहे हो और हमारे सामने एपीआई पे एरर आ जाए या कहीं भी एरर आ जाए, हमें बस उसको इत्मीनान से पढ़ना होता है कि भाई जेसन का एरर है, अनमार्शलिंग करने में एरर आया है गो स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें यूज़र का एज इंटीजर टाइप है और यहाँ पे भेजा गया है स्ट्रिंग। तो मतलब इसने एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर दिया कि जो आपने एज है यूज़र का वो स्ट्रिंग भेज रहे हो, चाहिए था अंदर इंटीजर, इसको बस आप सही कर लो तो भाई आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हो गया सॉल्व। खाली इतना सा समझाने की कोशिश कर रहा था वो, और इतना सा हमें इत्मीनान से पढ़ के समझना था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो यहाँ पे एरर रिटर्न करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब हेडर वाला भी देख लें, यहाँ पे भी एक इफ़ कंडीशन लगाया है तो उसको भी फेल करा लेते हैं भाई। हम तो हर केस को चेक करेंगे। सेंड कर लिए, कुछ नहीं आया, सिर्फ क्या है 405 मेथड नॉट अलाउड। मतलब कॉल तो कर रहे हो तुम क्रिएट यूज़र और भेज रहे हो गेट मेथड, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। अब क्या हम यहाँ पे भी लिख सकते थे कि ये फंक्शन के लिए या इस एपीआई के लिए हमें पोस्ट मेथड चाहिए? बिल्कुल लिख सकते थे। कौन लिखेगा? आप लिखेंगे, मैं नहीं लिखूँगा, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ लिखें वैसे यहाँ लिखेंगे, सेम टू सेम। किसी की इच्छा होगी तो भाई कॉपी पेस्ट कर लेंगे, खाली यहाँ नाम बदल देंगे, बदल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एरर तो जनरेट नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो आपको पहले से ही पता है एरर क्या है, तो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा थ्योरी लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये हो गया ऐड यूज़र, ठीक है। अब खास बात ये आती है कि भाई ऐड यूज़र हो गया, हमें कैसे पता चले कि ऐड यूज़र हुआ कि नहीं? तो हम ऐट द एंड अपना मैप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट एलन आ रहा है भाई डायरेक्ट, fmt.println कौन सा है? यूज़र्स आर कॉमा हर एपीआई के बाद, कॉल के बाद मैं देख लूँगा कि मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ कि नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैंने एपीआई कॉल की, ओह सॉरी, करेक्ट करने दे, कर लिए करेक्ट मैंने, ये रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। टर्मिनल पे आके देखें, ओके, सर्वर भी तो स्टार्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मैं एक काम करता हूँ, इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे भी डाल देता हूँ, सर्वर स्टार्ट होने के पहले ही। कॉपी नहीं किया था मैंने, इस स्टेटमेंट को उठाया। थोड़ा सा कैसा है, स्लो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। बहुत जल्दी वाले वीडियो तो पहले से ही हैं और वो अच्छे खासे तरीके से कैसा करते हैं, जल्दी बता भी देते, ज़्यादा चीज़ें कवर भी कर देते। मैं थोड़ा धीरे जा रहा हूँ, थोड़ा अलग रहेगा तो ठीक भी है। कुछ लोग तो होंगे भाई, 1 2 4 10 लोग, जिनको ऐसे समझने की इच्छा होगी कि ढंग से स्लो ही जाएँ। ढंग से तो क्या ही बोलूँ मैं, ढंग से तो सभी समझाते हैं अपने हिसाब से। मैं भी सोच रहा हूँ ढंग से समझाऊँ इसी तरह से कि धीरे ही चलो, कोई बहुत जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा तीर मारना है, और ये इसी तरीके से बढ़े। चलिए गो रन main.go किए, अपना सर्वर स्टार्ट हो गया, मैप यहाँ प्रिंट हो गया। मैप क्या है? खाली है, मैप खाली है। चलिए एपीआई कॉल करते हैं। यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना चाहिए था, आके देखते हैं, हाँ मैप में अपना सी आ गया है। एक बार और कॉल करेंगे तो क्या होगा, फिर से रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, लेकिन रिकॉर्ड बढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि गोलैंग का मैप सेम की पे अगर वैल्यू दोबारा डालोगे तो वो अपडेट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस सी की जगह डी कर दूँ तो ये मुझे अब दिखना चाहिए, डी वाला दिखा, हाँ देखो मैप में सी भी है और मैप में डी भी है, तो दोनों की अलग है, इस वजह से सेव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा एक एपीआई जिसमें आपने यूज़र रिकॉर्ड ऐड किया है अपने लोकल पे। अब
ऐसे थोड़ा सा ऐसे रफ आइडिया दे दूँ कि डेटाबेस क्यों इस्तेमाल होता है। डेटाबेस इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब तक आपका ये सर्वर ज़िंदा है तब तक तो इस मैप ने अपने रिकॉर्ड स्टोर करके रखेंगे। जो ही ये सर्वर बंद करके चालू कर दूँ, फिर से मैप खाली हो गया मेरा, फिर से पूरा रिकॉर्ड ऐड करूँ, कितनी गलत बात है। तो गलत बात ये है कि इसीलिए हमारा डेटाबेस होता है कि डेटाबेस अगर हमारा सर्वर बंद हो फिर दोबारा चालू हो तो जो डेटा क्रिएट हो चुका है वो लॉस ना हो। बहुत थोड़ी सी थियरी थी लेकिन काफ़ी है अभी के लिए डेटाबेस समझने के लिए। ओके, तो ये रहा अपना हैंडल फंक। यहाँ पे हमने 2-4 प्रिंट स्टेटमेंट डाले। ये मैंने डाला ताकि ये दिखा सकूँ मैं आप लोगों को कि स्टार्टिंग में अपना मैप खाली रहता है। ये मैंने डाला कि हमारा API सक्सेसफुली डेटा ऐड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके लिए हम डाल दिए थे। तो ये आपको भी सोचना है, ऐसे ही सोचना है, ठीक है। इस API को बस इतना ही रखते हैं। अगली API हम बनाएंगे गेट API। गेट API में ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। क्या ही करना होगा, अगर मैं अभी यहीं बना दूँ तो कैसे करेंगे, ठीक है, बना ही लेते हैं। गेट API मतलब रिस्पॉन्स देना। तो इसी फंक्शन को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, जैसा सोचना आप लोग। इसको मैंने कॉपी किया, लाइट है, मुझे लगा लाइट करके, और ऐड यूज़र की जगह मैं क्या कर दूंगा, गेट यूज़र। और यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड नहीं, रिटर्न यूज़र रिकॉर्ड फ्रॉम मैप, ठीक है, ये हो गया। अब हमने चेक करना था मेथड गेट होना चाहिए तो गेट हो गया। अरे भाई टी कैपिटल होना चाहिए था। चलिए, हमें कोई रिकॉर्ड तो मिलेगा नहीं, वो हमसे मांग रहा है पूरा रिकॉर्ड। गेट यूज़र्स कर लेते हैं, ये और अच्छा है, यूज़र्स कर लिए, सारे यूज़र का रिकॉर्ड मांग लिया उसने। एक यूज़र वाला भी देख लेंगे, दिल छोटा ना करिए। कोई रिकॉर्ड हमें सामने से मिलने वाला नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं कि भाई अपना रिकॉर्ड डिकोड कर लो और स्टेटस सक्सेस लिख लेना चाहिए था। कहीं आया सक्सेस भाई? नहीं आया यार, कैसे लिखते हैं? स्टेटस क्रिएटेड सक्सेस एक्सेप्टेड क्या लेता है? स्टेटस सक्सेस का कहाँ से आएगा भाई? स्टेटस सक्सेस अगर मैं लूँ कि एक्सेप्टेड ही ले क्या? एक्सेप्टेड की जगह कुछ और नहीं चलेगा? क्या करते हैं, चैट GPT से पूछते हैं कि 200 यही, और डबल ओ टाइप कर दिया, 00 STATUS कोड इन गोलैंग, स्टेटस कोड रीजनरेट। इंटरनेट ही गायब है। ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा इंटरनेट का गायब हो गया है। ये भी जास्ती हो गई हमारे साथ, कोई बात नहीं। हमने हॉटस्पॉट ऑन करना था, हमने कर लिया। हम इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे अपने, होपफुली उतने में आप नाराज़ नहीं हो। ठीक है, हो गया अपना इंटरनेट कनेक्ट। रीजनरेट कर लेंगे अपना रिस्पॉन्स। 200 स्टेटस कोड इन गोलैंग, तो ये ला के दे देगा अपने पास। कहाँ गया स्टेटस? ओके, ओहो ओके नहीं टाइप करके चेक किया मैंने, अफसोस है मुझे। कैसा समझोगे आप भी हमें, कोई बात नहीं। स्टेटस ओके हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ पे किसको इनकोड कर दे? यूज़र्स को ही कर दे क्या? चलिए देखते हैं, यूज़र्स को ही मैंने इनकोड कर दिया, पूरे मैप को ही। अभी क्या होगा करके देखेंगे क्या होगा। कुछ भी होगा, मेरा सिस्टम या मेरा सर्वर या मेरा ये लैपटॉप ब्लास्ट नहीं होगा। तो अगर ब्लास्ट नहीं होगा तो मैं एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं, एस यूज़र्स गेट यूज़र्स, ये वाला फंक्शन डाल दिया। मतलब अभी मेरी 2 API बन गई। कितनी जल्दी बन गई दूसरी API। यूज़र ऐड हुआ था, यहाँ पे यूज़र रिटर्न हो गया,
खाली कितना करना था, ये चेक करना था कि सही से सामने वाले ने मेथड वेथड किया है कि नहीं। उसके बाद तो क्या था, हमने स्टेटस ओके किया, यहाँ पे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है अपने लोकल पे, क्या ही करोगे प्रिंट करके, और रिस्पॉन्स सेट कर दिया। अच्छा ये इनकोड उनकोड भी एरर देता है क्या? हाँ देता तो है भाई, एरर इन जनरेटिंग रिस्पॉन्स लिखना चाहिए था यार, जो लोगे अपने साथ, कोई बात नहीं, अभी बहुत लेट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इतनी चीज़ें उठाएंगे, ये वाला भी तो इन करने में, डिकोड करने में एरर दिया था, यहाँ इनकोड करने में। ब्रोसिस पेलोड क्या लिखूँ, आप सोचो, मैं तो ये सोच रहा हूँ लिख दूँ कि ब्रोसिस जो पेलोड आया की जगह जो पेलोड जाएगा वो बना नहीं। क्या एरर आया, वो एरर भी चला गया, वो तो एरर हुआ तो भेज ही दिया ना भाई मैंने। चलो कोई बात नहीं, वही रन करके देखते हैं। गो रन min.go सर्वर स्टार्ट हो गया। अगर मैं अभी गेट रिक्वेस्ट मार लूँ, जैसे क्या API का नाम दिया है भाई मैंने, API का क्या नाम दिया है, यूज़र्स दिया है, कोई बात नहीं यूज़र्स, इसको यूज़र्स कर लो और इसको गेट कर लो, सेंड कर लो। मैं खाली खाली आ गया, कुछ नहीं है इसमें। क्यों खाली खाली आया, पहली बार मेरा सर्वर स्टार्ट हुआ है और मैंने अभी तक कोई रिकॉर्ड क्रिएट तो किया था नहीं, तो कैसे आता, नहीं आता। तो इसको फिर से क्रिएट कर लो, पोस्ट कर लो, 2-4 ठो क्रिएट कर लेंगे। एक को ये बना दिए, ए को बना लेते हैं और बी को बना लेते हैं, सी से मेरी दुश्मनी है तो डी को बना लिया। चलिए अब गेट कर लें, फिर से यहाँ पे Ctrl+Z करूँगा तो इस बार तो आएगा नहीं, लेकिन URL मुझे कॉपी कर सकता हूँ मैं यहाँ से, जो भी है यहाँ पे पेस्ट किए। मेथड अपना गेट होना चाहिए, सेंड करना है, ये दिखवाया, ये हुई ना बात, जेसन आ गया। हमने तो मैप को ही रिटर्न कर दिया था, हमें तो ऐसा भी रिटर्न कराने की इच्छा होती तो करा सकते थे, स्लाइस बना के, वो आप करना एक्सपेरिमेंट। हाँ तो ये हो गया एक गेट API और एक क्रिएट API, इसको बोलते हैं API बनाना। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है इसको बनाने में, आई एग्री, लेकिन कोशिश किया है कि मैं कुछ ज़्यादा बता सकूं। जब मैं पहली बार बनाना चालू किया था तो मेरे सामने ये जो 2 वेरिएबल आए थे तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि ये दोनों है क्या, कर क्या रहे हैं बिना मतलब के। तो अभी समझ में अच्छे से आता है कि क्या है, क्यों है। अभी ऐसा समझ में आता है कि यार इतना सिंपल नाम तो है, सामने वाला समझ तो जाएगा। अरे ऐसा नहीं है भाई, बता दो उसको, थोड़ी ज़िंदगी आसान रखो, तो उस हिसाब से मैंने बता दिया। तो मेथड पोस्ट क्यों पहले लिखा वो बताया मैंने, वेरिएबल बनाया क्यों पहले बनाया डिकोड करने से पहले वो बताया मैंने, एंड यूज़र यहाँ पे एंड क्यों पास किए हैं, पॉइंटर क्यों पास किए, वो अच्छी चीज़ है समझने के लिए। हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, एरर क्यों रिटर्न कर रहे हैं, वो सामने वाले के लिए। कभी कभार हमारा ऐसा भी होता है कि हम जानबूझ के एक्चुअल एरर नहीं रिटर्न करते। खुद से सोचना आप सिनेरियो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूँ कि कभी कभार जब आप यूज़र आईडी और पासवर्ड लॉगिन के लिए डालते हो तो हो सकता है आपकी यूज़र आईडी गलत हो या हो सकता है पासवर्ड गलत हो, लेकिन एरर रिस्पॉन्स क्या आता है कि दोनों में से कोई एक गलत है। नोटिस किया आपने? तो वो क्या होता है, जानबूझ के होता है कि सामने वाले को डिसाइड, मतलब वो खुद से सोचे ना कि यूज़र आईडी पासवर्ड गलत है। अगर मैं ये बोल दूँ कि तुम्हारा यूज़र आईडी सही है लेकिन पासवर्ड गलत है, तो पासवर्ड पे फिर एल्गोरिदम लगाने लगेगा, सारे पासवर्ड लगेगा ट्राई करने, तब कैसे चलेगा। तो इसीलिए हम उसको एक्चुअली में नहीं बताते कि दोनों में से क्या गलत है, हम ये बता देते हैं कि मतलब ये बोल देते हैं कि दोनों में से कोई एक गलत है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये नहीं भी भेजना होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें भेजना भी होता है, तो बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये गेट यूज़र की API हो गई, बड़ी सिंपल सी API थी। मेथड वेरीफाई किया, फिर हमने अपना यूज़र को डिकोड किया, डाल दिया, ठीक है, सैम्पल API। चलिए इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम गोरिल्ला मक्स का एक API बनाएंगे, ठीक है। गोरिल्ला मक्स की मदद से एक API बनाएंगे, फिर एक जीन की मदद से बनाएंगे, ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। थैंक्स टीम। तो आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करिए मुझे। वीडियो ट्रैफिक में देखा कि भाई हैं लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं,
तो इतना किया होगा तो मेरा भी एक कर लो यार सब्सक्राइब, थोड़ा मेरा भी भला हो जाएगा, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टीम, बाय।